हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पैसिफिक आईएएस। हमारे चैनल पैसिफिक आईएएस में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। हमारे पिछले वीडियोस में हमने मौर्यन एम्पायर के बारे में डिस्कस करना शुरू किया था और उसी डिस्कशन को आगे लेके जाते हुए हम लोग मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियोस में देखा था, ओके, वी सॉ इन आवर प्रीवियस वीडियो दैट मौर्यन एम्पायर इट वॉज अ वेरी वास्ट एम्पायर। मौर्यन एम्पायर एक बहुत ही बड़ा एम्पायर था और इतने बड़े एम्पायर को आप लोग अच्छे से गवर्न करना चाहते हो तब आपके पास एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। ओके, अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से पूरे एम्पायर को गवर्न कर पाएंगे। ओके, सो दैट इज द रीजन वाई वी आर स्टडिंग अबाउट मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्यन एम्पायर इट इज़ नोन फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन में भी अगर आपको अशोका और अशोका के पॉलिसी के अलावा अगर आप कहीं से भी क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करेंगे तो वो रहेगा मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन से। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बहुत प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग आज पढ़ रहे हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सो इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन when we are studying about Mauryan administration, we have to study about different departments. Okay, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट लेवल्स में कैसे था और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कैसे फंक्शन करते थे उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो व्हाट आर दोस? फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कंडक्ट किया जाता था। नेक्स्ट मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जुडिशियल डिपार्टमेंट, then we have police department, and at last we have commerce and industry. So let's start our discussion with central administration. चलिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि मौर्यन एम्पायर जो है इट वाज अ वेरी वास्ट एम्पायर। ओके, बहुत वास्ट एम्पायर होने के कारण मौर्यन किंग, ओके, मौर्यन किंग जो है वो एक centralized administration carry out करते थे। ओके, so the Mauryan administration it was a centralized administration. Centralized administration. Okay, centralized administration. King was source of power. Okay, king, he was the source of power, or we can even say he was a fountain of power. King was source of power, or we can even say he was fountain of power. And for the king to carry out his administration, okay, किंग को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए एक ग्रुप ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे। ओके, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कॉल्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और मंत्री परिषद हुआ करता था। ओके, मंत्री परिषद हुआ करता था। सी देखिए, हम लोग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम लोग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग ये देखते हैं कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसका नेचर इट वाज अ वेरी सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन इट वाज अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। किंग वाज अ सोर्स ऑफ पावर, ही वाज सेंटर ऑफ अथॉरिटी, ही वाज सोर्स ऑफ पावर, और ही वाज अ सोर्स ऑफ व्हाट यू कॉल, or he was source of power and he was even fountain of power. Okay, he was a fountain of power. And king को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चलाने के लिए एक ग्रुप ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे जिसे मंत्री परिषद कहा जाता था। और इस मंत्री परिषद में हमें युवराज, सेनापति, पुरोहित और महामंत्री मिलते थे। ओके, इन मंत्री परिषद वी यूजुअली हैड महामंत्री, सेनापति, युवराजा एंड Purohita. These were important people who were part of Mantri Parishad, and this Mantri Parishad it helped king to carry out his administration. उनके administration को चलाने के लिए king को ये मंत्री परिषद के लोग help किया करते थे। And apart from that, okay, apart from that, they were a group of officers who were civil servants, and they were known as amatyas. Amatyas, they were a group of amatyas. They were a group of officers who even assisted किंग इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। सो किंग को एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चलाने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे जिसे मंत्री परिषद कहा जाता था, और उनके अलावा ब्यूरोक्रेट्स भी थे। ओके, ब्यूरोक्रेट्स भी थे जो सिविल सर्वेंट्स थे, उन्हें अमात्यास कहा जाता था। ओके, अमात्यास वे द सिविल सर्वेंट्स हु असिस्टेड किंग इन carrying out his
एडमिनिस्ट्रेशन। और कैपिटल जो था, ओके, मौर्यन एम्पायर का जो कैपिटल था वो था पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा was the capital of Mauryan Empire. Okay. Then we have to discuss about how the Mauryan Empire was divided. Okay. Mauryan Empire का division कैसा था वो भी हमें discuss करना है. See, as we have seen, Mauryan Empire it was a very vast empire. Okay. और पूरे vast empire को administer करने के लिए सिर्फ king ही काफ़ी नहीं था. Okay. So, okay, king was a source of power, but to assist king in his administration, for administrative convenience, the whole Mauryan Empire, okay, Mauryan Empire को administrative convenience के लिए 5 different provinces में divide किया गया था. And usually ये जो provinces थी, इस provinces के जो head थे वो governor या viceroy होते थे. और ये जो governor और viceroys थे ये usually प्रिंसेस, ओके, मतलब युवराज जो थे, किंग के जो बच्चे रहते वही गवर्नर और वाइसरॉयस बनते थे. और उनके अलावा थोड़े बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स जो होते हैं ना किंग के, वो लोगों को ही इस प्रोविंसेस के हेड बनाया जाता था. ओके, गवर्नर और वाइसरॉय. सो द होल मौर्यन एम्पायर इट वाज डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट प्रोविंसेस. देवर नॉर्दर्न प्रोविंस विच वाज नोन एज उत्तरपथा और उसका कैपिटल था तक्षशिला. देन वी हैव सदर्न प्रोविंस जिसे कहा जाता था दक्षिणपथा एंड इट्स कैपिटल वाज स्वर्णगिरी. देन वी हैव ईस्टर्न प्रोविंस, उसका कैपिटल था प्राच्यपाथा एंड ईस्टर्न प्रोविंस जिसे कहते थे प्राच्यपाता और उसका कैपिटल था कलिंगा. देन वी हैव वेस्टर्न प्रोविंस जिसे अवंतीपुरा भी कहा जाता था और अवंतीपथा भी कहा जाता था. और वेस्टर्न प्रोविंस जिसे अवंतीपाथा कहा जाता था और उसका कैपिटल था उज्जैन. देन वी हैव सेंट्रल प्रोविंस एंड इट्स कैपिटल वाज पाटलिपुत्रा. पाटलिपुत्रा वाज द कैपिटल ऑफ even Mauryan Empire. Okay, so this was how the Mauryan Empire was divided. Did you get it what I am trying to tell? See, the Mauryan Empire it was a very vast empire. Okay, Mauryan Empire एक बहुत ही बड़ा empire था और इतने बड़े empire को अच्छे से रूल करने के लिए किंग ने Mauryan Empire को 5 अलग अलग provinces में divide किया. और इस provinces के नाम यही है, नॉर्दर्न प्रोविंस, उत्तरापाथा, दक्षिणपाथा, प्राच्यपाथा, अवंतीपाथा एंड पाटलिपुत्रा. ये 5 प्रोविंसेस थे और इस प्रोविंसेस के कैपिटल्स भी मैंने आपको दे दिए हैं. और यूजुअली ओके मोस्टली इस प्रोविंसेस के जो गवर्नर थे, ओके, इस प्रोविंसेस के गवर्नर या वाइसरॉयस थे ना, वो राजा के ही बच्चे हुआ करते थे. राजा के ही बच्चे इस प्रोविंसेस के गवर्नर्स बनते थे और उनके अलावा अगर बच्चे नहीं है तो उनके क्लोज रिलेटिव्स जो होते थे वो इस प्रोविंसेस के गवर्नर्स बनते थे. ओके, सो दिस वाज अबाउट द मौर्यन एम्पायर. And the Mauryan Empire, the whole empire, it was divided into different provinces. हमने देखा था Mauryan Empire अलग अलग provinces में divided है. And these provinces they are headed by governors, usually close relatives of the king, governor or viceroys. And these governors or viceroys, okay, these governors and viceroys, they are also assisted by council of ministers, mantri parishad. They are also assisted by council of ministers in carrying out the administration at provincial level. Okay, so provincial level पे provinces जो थे उनके head governor और viceroys थे और उन्हें अपना administration carry out करने के लिए group of ministers थे जिसे council of ministers और मंत्री परिषद कहा जाता था और ये provincial level पे काम करते थे. Okay, so and these provinces they are divided into divisions. And ये जो divisions है they were headed by प्रादेशिकास. प्रादेशिकास used to head divisions और ये these divisions they were divided into districts. Okay, and these districts they were headed by Rajuka. Districts they were headed by Rajuka. Okay, districts they were headed by Rajuka, and to help Rajuka we have Yuktas. Yuktas, these people they were accounting officers. Okay, Yuktas they were accounting officers who used to assist Rajukas in the administration of districts. These districts they were divided into group of 4 to 5 villages. Okay,
and these villages, they were headed by, this group of villages, it was headed by Sthanika. Okay, this group of 4 to 5 villages, it was headed by Sthanika, and village, it was the lowest unit of administration. Okay, it was it was the lowest unit of administration, and to carry out village administration, we used to have Gramini, and this Gramini, he was elected by the people of that village. Okay, I'll repeat it again. The whole Mauryan Empire, for convenience of administration, okay, for administrative convenience, it was divided into provinces. We have seen we had 5 provinces, right? North, east, west, south, and central province. So these provinces, they were headed by governor or viceroys, and these governors, they were assisted by the council of ministers, who were known as Mantri Parishad at the provincial level, to carry out their administration. Then these provinces, they were divided into divisions, and the divisions, they were headed by Pradeshikas. Okay, then these divisions, they were divided into districts. These districts, they were headed by Rajukas or Yuktas. Sorry, these districts, they were headed by Rajukas, and Yuktas assisted Rajukas in the administration. Who were these Yuktas? Yuktas were the accounting officers. Then the districts, they were divided into a group of 4 to 5 villages. These 4 to 5 villages, they were headed by Sthanika. Then village, okay, village, it was the lowest unit of administration, and to carry out administration at the village level, we had Gramini, and the Gramini, the office of Gramini, it was elected by the people. Okay, these Gramini, he or she, it was elected by the people. So this is about the Mauryan Empire, how administration was carried out in the Mauryan Empire. Then we have to talk about the city administration, how city administration was carried out. City में कैसा administration चलता था, वो हम लोग अब discuss करेंगे. Okay. So when it comes to city administration, we have to see about the administration or municipal administration which was carried out in the city of Pataliputra. पाटलिपुत्रा सिटी में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, ये अब हम लोग डिस्कस करेंगे. सी the major important source, as I have discussed with you already, that the major important source to know about the city administration, especially the administration which was carried out in the city of Pataliputra. Okay, Pataliputra city में कैसे administration किया जाता था, वो जानने के लिए हमारे पास एक बहुत ही important source है, जो कि है मेगास्थेनीज इंडिका एंड कौटिल्यस अर्थशास्त्र. ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेगास्थेनीज जब वो आके ग्रीक एम्बेसडर के तौर पे वो आके मगध रीजन में रहते थे, तब उन्होंने मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने पाटलिपुत्र सिटी में ही बिताया है. तो उन्होंने जो बुक लिखी है इंडिका, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाती है पाटलिपुत्र सिटी के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानने के लिए. ओके, इट वाज सो द सिटी, इट वाज नोन एज नगर. ओके, नगर सिटी, इट वाज नोन एज नगरा और नगर. एंड सो द सिटी वॉज नोन एज नगर. सिटी को नगर कहा जाता था. एंड इट वॉज हेडेड बाय नगरिका. नगरिका वॉज द हेड ऑफ द सिटी. ओके, नगरिका वॉज द हेड ऑफ द सिटी. एंड टू कैरी आउट एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, टू कैरी आउट एडमिनिस्ट्रेशन 6 कमिटीज़ वर एस्टैब्लिश. ओके, अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, एक सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे अच्छे से चलाने के लिए 6 अलग अलग कमिटी एस्टैब्लिश की गई थी. क्या थी वो कमिटीज़, वो अब हम लोग देखेंगे. ओके, सो दोज कमिटीज़ वेर 6 कमिटीज़ एंड ईच कमिटी यूज्ड टू हैव 5 members. Each committee used to have 5 members, and these 6 committees were, okay, these 6 committees were industries, okay, industries, foreigners,
Then we have registration of birth and death. Trade. Next we have collection of sales tax. Then we had manufacture and sale of goods. Okay, so the city during the time period of Mauryan Empire, it was known as Nagar, and it was headed by Nagarika. And to carry out administration, 6 committees were established, and these 6 committees, each committee had 5 members. Okay, these were the 6 committees, and each committee had 5 members. So overall 30 लोग थे, और उन्हें 6 committees में divide करके 6 departments establish किए गए थे. What were those 6 committees? Industries Committee, Foreigners Committee, the Committee for Registration of Birth and Death, Committee for Trade, Committee on Manufacture and Sale of Goods, Committee on Collection of Sales Tax. Okay, so this was how the city administration was carried out during the time period of Mauryas. Okay, then we have to discuss about the military administration. So when it comes to military administration, military, it played a very important role. As we have seen the expansion, okay, the expansion, territorial extent of the Mauryan Empire, we can say that Mauryans, they had very good military. Okay, जैसे कि हमने देखा है मौर्यन एम्पायर एक बहुत ही बड़ा एम्पायर है, बहुत ही वास्ट एम्पायर है. चंद्रगुप्त टाइम पीरियड से, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड से लेके अशोका के टाइम पीरियड तक भी अगर हम देखेंगे तो मौर्यन एम्पायर एक्सपैंड ही होता गया है, और उसका एक मेजर कारण है मिलिट्री. So military, it plays a very important role not only in the expansion of the empire but even in the sustenance of that empire. Okay, empire को सिर्फ expand करना ही नहीं है, empire को sustain करने के लिए भी military एक बहुत ही important role play करती है. And Mauryan Empire, it is known for its military and the administration and the way in which military administration was carried out. Okay, Mauryan Empire ना ही अपने military के लिए जानी जाती है बट अपने मिलिट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी जानी जाती है. तो चलिए देखते हैं कि मौर्यन एम्पायर के टाइम पीरियड में, ओके, मौर्यंस के टाइम पीरियड में मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार किया जाता था. ओके, सो इन मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो, टू कैरी आउट मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो 6 committees were established. 6 committees were established and each committee had 5 members. Okay, 6 committees were established and each committee had 5 members. What were those 6 committees? 1, 2, 3, 4, 5, 6. First we'll see it's infantry, cavalry. Next we had infantry, cavalry, elephantry, then we have chariots, then navy, transport and supply. Okay, did you get this? Military administration was also carried out in the form of committees. Okay, 6 committees they were established and each committee had 5 members. Okay, 5 members were part of each committee. And what were those 6 committees? They were infantry, cavalry, elephantry, chariots, navy and transport and supply. So these were the 6 committees under the military department. Okay, each committee had 5 members. So overall 30 members थे जिसे 6 committees में डिवाइड किया गया था और एक एक कमिटी का नाम हमने इधर दे दिया है. So this was about the military administration. और एक बात, sorry, and each committee, okay, each committee, it was
headed by adhyakshas. Okay, सो ईच कमिटी, ओके, ईच कमिटी के हेड जो थे उन्हें अध्यक्षास कहा जाता था, और जो भी 6 अध्यक्षास थे, हर एक कमिटी के जो भी अध्यक्षास थे वो रिपोर्ट करते थे सेनापति को. सेनापति वॉज कमांडर इन चीफ. ओके, सो वी हैड सेनापति. सेनापति he was commander in chief, and each committee had the head. He was known as adhyakshas. Okay, head of each committee he was known as adhyakshas, and these adhyakshas they had to report to senapati who was commander in chief. Okay, so now we have to discuss about revenue. See, revenue it also plays a very important role. Okay, revenue also plays a very important role in the एक्सपेंशन एंड सस्टेनेंस ऑफ एन एम्पायर. ओके, एम्पायर को सस्टेन करने के लिए रेवेन्यू भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, व्हेन इट कम टू रेवेन्यू, ओके, रेवेन्यू पे जब हम लोग बात करेंगे, व्हेन इट कम्स टू रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू वाज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू. मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो था वो लैंड रेवेन्यू था मौर्यन एम्पायर के टाइम पीरियड में. ओके, फॉर मौर्यंस लैंड रेवेन्यू वाज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, एंड द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू इट वाज 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस. ओके, 1/6 of the total produce. 1/6 of the total produce was taken in the form of land revenue, and a part of land revenue, okay, land revenue का थोड़ा हिस्सा irrigation facilities को और irrigation projects को प्रमोट करने के लिए, what do you call, कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी यूज किया जाता था. ओके, सो लैंड रेवेन्यू वाज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू. 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस इट वाज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू, एंड सम पार्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज आल्सो यूज्ड टू कैरी आउट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स. ओके, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी थोड़ा लैंड रेवेन्यू का हिस्सा यूज किया जाता था. और जो पर्सन था, ओके, हु वाज द पर्सन हु यूज्ड टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू? द पर्सन हु यूज्ड टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, हिज नेम वाज समहर्ता. तो जो समहर्ता की ऑफिस थी, he used to collect land revenue. Okay, land revenue was collected by an officer named Samaharta. Then we have to discuss about judiciary. See, judiciary was also a centralized judiciary. Okay, centralized judiciary हम लोग देखते हैं मौर्यंस के टाइम पीरियड में, and king was a source of justice. Okay, king was source of justice. Okay, king was source of justice. The supreme court, okay, the supreme court it was present at Pataliputra. Okay, supreme court जो है वो पाटलिपुत्रा में था, and the chief justice was known as धर्माधिकारी. धर्माधिकारी. Dharmadhikari was a chief justice who was present at the city of Pataliputra in the Supreme Court. Provincial level at provinces, divisions and districts. ये स्लाइड मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. सो जुडिशरी, इफ यू टेक द केस ऑफ जुडिशरी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मौर्यन एम्पायर, king was a supreme court of justice. Okay, he was a supreme court of justice, and the supreme court it was, and we can even say he was supreme source of justice. The supreme court it was present at Pataliputra, and the chief justice was known as Dharmadhikari. Okay, Dharmadhikari was a chief justice, and below the supreme court at the provincial level we had courts, and division and district level we had subordinate courts. These courts and subordinate courts they were conducted by Amatyas. Amatyas used to carry out the judicial administration at provinces, divisions and district level. Okay, then the nature of judiciary, अगर आप देखेंगे the nature of crime के basis. Okay, based on the nature of crime, the courts, जो courts थे मौर्यन एम्पायर के टाइम पीरियड में, उन courts को 2 different categories में डिवाइड किया गया था, civil courts and criminal courts. So based on the nature of crime, okay, crime के nature के basis पे courts भी 2 प्रकार के थे, civil courts and criminal courts. Civil courts they were known as dharmasthayas. Okay, civil courts they were known as dharmasthayas, and criminal courts they were known as
Kanthaka Shodakas. Okay, got it? So, courts on the basis of nature of crime, okay? Courts on the basis of nature of crime, they were of two courts, okay? Courts crime के nature के basis पे दो प्रकार के courts थे, एक था civil court और दूसरा था criminal court. Civil court they were known as Dharmasthayas and criminal courts they were known as Kantha Shodakas, okay? Kanthaka Shodakas. So this was about the judicial administration. ये था judicial administration के बारे में. Then we have to discuss about the पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन. हम लोगों को पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करना है. सो जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, इट वाज आल्सो कैरिड आउट इन अ वेल वे. इट वाज आल्सो कैरिड आउट वेल ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मौर्यस. एंड मौर्यंस के टाइम पीरियड में ये भी देखते हैं कि हर एक इंपॉर्टेंट सेंटर पे एक पुलिस स्टेशन था. ओके, पुलिस स्टेशन वे देयर एट द इंपॉर्टेंट सेंटर्स. एंड द पुलिस लॉकअप दे वर नोन एज चारका. And the jail, it was known as Bandagara. So lockups were there, police lockups were there, and jails were also there, and police stations they were present at the important centers of Mauryan Empire. Mauryan Empire के जो important centers थे उधर हमें police stations मिलते थे और police lockups को चारखा कहा जाता था और jails को बंदगारा भी कहा जाता था. Okay, this is another department. हम लोगों को कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बारे में भी डिस्कस करना है, बिकॉज योर ट्रेड एंड कॉमर्स विल डिसाइड द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ दैट एम्पायर. ओके, जो भी एम्पायर का इकोनॉमिक स्टेटस है वो ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ऊपर ही डिपेंड होता है. सो दैट इज अ रीजन वाई देयर वाज अ सेपरेट डिपार्टमेंट. ओके, मौर्यन एम्पायर के टाइम पीरियड में उनके एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने एक सेपरेट डिपार्टमेंट ही एस्टैब्लिश किया था जो कि डील करता था कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से. सो उस डिपार्टमेंट में भी हमें 5 अलग अलग कमिटीज़ देखते हैं. ओके, उस डिपार्टमेंट में भी हमें 5 अलग अलग कमिटीज़ मिलती हैं जो कि हैं प्रोडक्शन एंड प्राइसेस कमिटी, सप्लाईज कमिटी, वेट्स एंड मेजर्स कमिटी, कस्टम्स ड्यूटी एंड फॉरेन ट्रेड. सो in Mauryan administration a separate department was allotted for commerce and industry, and in that department there were 5 different committees, and those 5 different committees they dealt with production and prices, supply, weights and measures, custom duties and foreign trade. So this was about the Mauryan administration. हमने अभी तक Mauryan administration के बारे में डिस्कस कर लिया. Now we will discuss about the inscriptions. क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अपार्ट फ्रॉम लिटरेरी सोर्सेज मौर्यन एम्पायर को समझने के लिए वी रिलाई ऑन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, और उसमें भी इंस्क्रिप्शंस के ऊपर हम लोग बहुत रिलाई करते हैं क्योंकि ये इंस्क्रिप्शंस लिखने का ट्रेडिशन शुरू हुआ था मौर्यन एम्पायर के टाइम पीरियड में, एक्सपेशली अशोका के द्वारा. अशोका द ग्रेट एम्परर जो है उनके द्वारा ही ये इंस्क्रिप्शंस लिखने का जो ट्रेडिशन है वो शुरू हुआ था. सो दैट इज़ द रीज़न वाई वी विल स्टडी अबाउट inscriptions. We will not study them in a detailed manner because we will study them detailed manner or comprehensively when we study about art and architecture. हम लोग जब art and architecture के classes discuss करना शुरू करेंगे तब मैं आपको एक डिटेल वे में एक्सप्लेन करूँगी, बट इधर हम लोग एक ओवरऑल व्यू लेंगे बस. ओके, सो इंस्क्रिप्शंस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस, और मौर्यन एम्पायर के रिलेटेड इंस्क्रिप्शंस हम लोग 2 प्रकार के इंस्क्रिप्शंस देख सकते हैं. एक है रॉक एडिक्ट एंड दूसरा है पिलर एडिक्ट. ओके, द इंस्क्रिप्शंस विच आर रिलेटेड टू मौर्यन एम्पायर वी हैव 2 different kinds of inscriptions. One is rock edict and the another one is pillar edict. So these rock edicts also they are again divided into 2 different categories. What are those? One is major rock edict and another one is minor rock edict. Okay, एक major rock edict है और दूसरा minor rock edict है. तो चलिए देखते हैं व्हाट आर मेजर रॉक एडिक्ट्स. मेजर रॉक एडिक्ट्स दीज आर द लोकेशंस ऑफ द इम्पॉर्टेंट अशोकन इंस्क्रिप्शंस. ओके, अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस है दीज आर द इम्पॉर्टेंट लोकेशंस. यर्रागुडी इन आंध्र प्रदेश की यर्रागुडी में भी आपको अशोका की इंस्क्रिप्शन मिलती है. देन वी हैव निट्टूर एंड मस्की. सी दिस मस्की इंस्क्रिप्शन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मस्की इंस्क्रिप्शन जो है जो कि अशोका के रिलेटेड है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है. क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस जो अशोका के द्वारा लिखी गई हैं और अशोका के द्वारा जो दी गई हैं उस इंस्क्रिप्शन में अशोका अपना नाम अशोक अपना नाम नहीं मेंशन करते. ओके,
In most of the inscriptions, Ashoka's name is not mentioned. He calls himself Devanam Priya और पियदसी. अशोका अपने आप को देवनाम पिया और पियदसी के नाम से बुलाते हैं. मस्की में जो इंस्क्रिप्शन मिली है उसमें अशोका अपना नाम लेते हैं. He calls himself Ashoka. Okay, so Ashoka's name, it is mentioned in Musky inscription, and some other inscriptions are also there in which he calls himself Ashoka, but in most of the inscriptions his name is not mentioned. उनका नाम मेंशन नहीं किया गया है. वो अपने आप को देवनाम पिया और पियदसी के नाम से बुलाते हैं. Okay, so these are the important sites in India where Ashokan inscriptions are found. Okay, so these are the important sites. This is location, present place किधर है, number of edicts. Okay, मेजर रॉक एडिक्ट्स, कितने रॉक एडिक्ट्स मिलते हैं हमारे पूरे मिला के 14 रॉक एडिक्ट्स है. ओके, 14 रॉक एडिक्ट्स आर देयर, एंड द लैंग्वेज इन विच दोज रॉक एडिक्ट्स आर रिटन. सम आर रिटन इन खरोस्ती स्क्रिप्ट एंड सम आर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट. थोड़े खरोस्ती स्क्रिप्ट में लिखी गई हैं और थोड़े ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई हैं. आई विल टेल यू व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन खरोस्ती स्क्रिप्ट एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट. सी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट इट इज रिटन फ्रॉम ब्राह्मी स्क्रिप्ट, इफ यू टेक, it is written from left to right. Okay, Brahmi script, it is written from left to right, whereas Kharosti script, it is written from right to left. Okay, Brahmi script, it is written from left to right. Kharosti script, it is written from right to left. Okay, so this particular what do you call table, you have to learn it. Okay, you have to study this table and you can use this information in your मेंस एग्जामिनेशन. जब आंसर्स लिखेंगे ना तब आप लोग ये इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं. ओके, देन वी हैव मेजर रॉक एडिक्ट्स. दीज आर द मेजर रॉक एडिक्ट्स. दीज आर द 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स in which this 13th rock edict is important. 13th major rock edict is important because it is the longest major rock edict. Okay, longest major rock edict, and at the same time ये कलिंगा का वो जो वॉर हुआ उसके बारे में भी मेंशन करते हैं. कलिंगा का जो वॉर हुआ और उसके बाद अशोका ने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया, ये सब इन्फॉर्मेशन हमें मेजर रॉक एडिक्ट से ही मिलती है, जो कि है 13th मेजर रॉक एडिक्ट. तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं फर्स्ट मेजर रॉक एडिक्ट. ओके, फर्स्ट मेजर रॉक एडिक्ट में आप देख सकते हैं कि अशोका ही प्रोहिबिट्स एनिमल स्लॉटर, बैन्स फेस्टिव गैदरिंग्स एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स. दिस वॉज पार्ट ऑफ अशोकाज धम्मा पॉलिसी. धम्मा पॉलिसी के ही आपको ये ट्रेड्स हैं, ये व्हाट डू यू कॉल, धम्मा पॉलिसी में ही ये मेंशन किया गया है कि यू शुड प्रोहिबिट एनिमल स्लॉटर एंड यू शुड बैन फेस्टिव गैदरिंग्स एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स. ओके, देन फोर्थ मेजर रॉक एडिक्ट. ओके, फोर्थ मेजर रॉक एडिक्ट में अशोका ये मेंशन करते हैं कि आई हैव लेफ्ट द पॉलिसी ऑफ भेरी घोषा एंड हैव अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ धम्मा घोषा. ओके, देन in seventh major rock edict, Ashoka talks about tolerance towards all religions and sects. So this particular what do you call, this particular table, it is very important for your preliminary examination. For your prelims examination इससे questions आते हैं, और even for your mains answer writing this table is important. So please try to study this table. Okay, study this table as many times as possible. Okay, हम लोग फिर से ये अच्छे से पढ़ेंगे. ओके, आर्ट एंड कल्चर जब हम लोग डिस्कस करेंगे ना तो ईच एंड एवरी रॉक एडिट के बारे में हम लोग इमेजेस के साथ पढ़ेंगे. ओके, इमेजेस के साथ हम लोग ये देखेंगे कि एक एक रॉक एडिक्ट में क्या क्या मेंशन किया गया है. इधर मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दे रही हूँ जब हम लोग मौर्यन एम्पायर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो पिलर एडिक्ट्स आ देते. पिलर एडिक्ट्स भी है जो है मेजर पिलर एडिक्ट एंड माइनर पिलर एडिक्ट्स. ओके, ये मेजर माइनर ना ये बस साइज के ऊपर डिपेंड हो रहा है. ओके, इफ इट इज़ वेरी बिग देन इट इज कॉल्ड मेजर एंड इफ इट इज़ वेरी स्मॉल देन इट इज नोन एज माइनर. सो मेजर पिलर एडिक्ट एंड माइनर पिलर एडिक्ट्स वी हैव. सो दीज आर द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द 7 पिलर एडिक्ट्स. 7 पिलर एडिक्ट्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है. एक पिलर एडिक्ट में वो धम्मा के पॉलिसी के बारे में बात करते हैं. दूसरे पिलर एडिक्ट में वो व्हाट डू यू कॉल ऑर्डर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ राजुकास के बारे में बात करते हैं. और एक पिलर एडिक्ट में वो ही टॉक्स अबाउट द प्रिंसिपल्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पीपल. सो दीज आर द इंफॉर्मेशंस विच आर प्रोवाइडेड इन द पिलर एडिक्ट्स ऑफ अशोका. अशोका का जो पिलर एडिक्ट देखेंगे, माइनर पिलर एडिक्ट्स आर ऑल्सो देयर बट दोज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट. विल डिस्कस देम comprehensively during art and architecture class. Okay, so we'll study them. We'll study the pillar edicts of Ashoka comprehensively in our next classes. Okay, so this was about the minor pillar edicts. There are some minor pillar edicts at Sanchi Stupa.
देन वी हैव माइनर पिलर एडिक्ट एट सारनाथ। सो अलग अलग जगह में हमें माइनर पिलर एडिक्ट्स भी मिलते हैं, तो उसके बारे में हम लोग एलॉबरेटली या कॉम्प्रहेंसिव और डिटेल्ड वे में हम लोग अलग अलग अपने दूसरे क्लासेस में डिस्कस करेंगे। इस क्लास में हम लोग एक ओवरऑल आइडिया ले रहे हैं कि मेजर पिलर एडिक्ट क्या है, असल में पिलर एडिक्ट क्या होता है और रॉक एडिक्ट क्या होता है, वो हम लोगों ने देख लिया। तो दिस वॉज इट गाइज इन टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम लोगों ने मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा और उसके साथ साथ हमने इंस्क्रिप्शंस के बारे में भी पढ़ा, जहाँ हमने रॉक एडिक्ट्स एंड पिलर एडिक्ट्स के बारे में देखा और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उनके बारे में गैदर कर ली। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोगों ने मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन और मौर्यन एम्पायर कंप्लीट कर लिया है, और इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मौर्याज। मौर्याज के टाइम पीरियड में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे थी और पोस्ट मौर्यन पीरियड क्या था, उसके बारे में अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन प्लीज़ स्टडी वेल, डोंट गेट डिविएटेड और डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। ओके, प्लीज़ आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए, फोकस करिए अपने पढ़ाई के ऊपर, अच्छे से पढ़िए, हार्ड वर्क करिए और स्मार्ट वर्क भी करिए, क्योंकि बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी आप पढ़ रहे हैं रिवाइज कीजिए। ओके, और मैंने देखा है कि बहुत लेट हमारे वीडियोज़ आ रहे हैं। हम लोग देखेंगे कि कल से हमारा हर एक वीडियो, एटलीस्ट एक वीडियो हर रोज़ आए, ताकि आपके प्रिपरेशन में हमारा थोड़ा योगदान हो सके। ओके, सो प्लीज़ स्टडी वेल, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, focus on your studies and clear any examination with confidence. See you in the next video. Okay, bye bye.